हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसमें कुछ आप लोग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस जिसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा उद्यमता का एक प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of entrepreneurship? Small business entrepreneurship, scalable entrepreneurship, large scale entrepreneurship, intrapreneurship। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कौन सा एक उद्यमता का प्रकार नहीं, जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो लघु व्यवसाय उद्यमता है, स्केलेबल उद्यमता है, बड़े पैमाने पर उद्यमता या फिर इंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ पर जो तीन ऊपर की दे रखे हैं कि स्मॉल स्केल और स्केलेबल और लार्ज स्केल, ये तीनों ही टाइप्स की जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप होती है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योरशिप है वो नहीं होती। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ENTRE जो हो जाएगा वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है और इंट्राप्रेन्योरशिप INTRA से रहेगा। तो आंसर टिक करते टाइम स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि इंट्राप्रेन्योरशिप जो होती है वो उद्यमता का एक टाइप नहीं होती। अच्छा, होता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? कोई नया बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई नया आइडियाज ला रहे होते हैं, तो वहां पर एक नई पूरी प्लानिंग बनाना, पूरी एक नई जो है फर्म को बनाना, एक नया प्रोडक्ट बनाना, वेंचर कैपिटल की व्यवस्था करना और सारी चीजें, एक नई टीम बनाना, उसको लीड करना, वो सब आपका आ जाता है जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसी फर्म में जो कि किसी और एंटरप्रेन्योर ने बनाई होती है, उसमें एक क्या होता है, एक कर्मचारी होता है, वहां पर काम करने वाला एक वर्कर होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। उसमें काम करते हुए वो नई चीजों को लाता है या कुछ नया आइडियाज को लाता है, वो हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर? मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, choosing the product or service to sell in the market, formulating rules and regulations relating to conducting entrepreneurship in their country। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्योंकि एक नया कुछ भी लाना है, कुछ भी नया चेंज लाना, एक मेंटालिटी सी होती है सबकी, जो एक वे में चलता चला जा रहा है, हम उसी को बस फॉलो करते चले जा रहे हैं। जब भी कुछ उसमें कुछ जरा सा भी चेंज होता है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए। सोसाइटी का कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि जो हमारे सामने जिस वे में चलता चला आ रहा है सदियों से, हम लोग उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जब भी चेंजेस आते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उद्यमता क्योंकि एक इनोवेशन पर डिपेंड करती है, नई चीजों को लाने पर, तो वहां पर भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उसके लिए एक चैलेंज नहीं बनेगा? व्यवसाय के नकदी प्रवाह का प्रबंधन करना, वो चैलेंज नहीं है। बहुत से आज के टाइम में लोन ले सकता है, वो शेयर्स मार्केट में ला सकता है, जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, बहुत से तरीके हैं। तो नए कर्मचारियों को भर्ती करना वो भी चैलेंज नहीं है। बाजार में बेचने के उत्पाद सेवा का चयन करना कि किस तरह की चीज को मार्केट में लाना है, तो वो भी उसके लिए एक चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या हो जाते हैं कि जब उस कंट्री में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की पॉलिसीज ला रही, क्या रूल्स बना रही, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है। जो बाह्य पर्यावरण होता है उसमें तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहां पर वो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि कैसे उससे वो निपटे। अगर गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी चेंज कर रही है अपनी, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बिजनेस का जो भी अभी तक चल रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, तो उसे कैसे उसमें अपने आप को ढालना है, कैसे उससे निपटना है, वो उसके लिए एक चैलेंज बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बाहरी शक्तियों की श्रेणी नहीं है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करती है? Which of these is not a category of external forces that affects a business? Competitive forces, technological forces, economic forces, socio-economic forces। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो आपकी दे रखे हैं, कुछ फोर्सेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती है। ये प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं, तकनीकी शक्तियां, आर्थिक दबाव या फिर सामाजिक आर्थिक शक्तियां हैं। इसमें से क्या जो है बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो हो जाती है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो होती हैं। कंपटीशन भी बहुत इफेक्ट करता है, इकोनॉमिक फोर्सेस भी, और जो सामाजिक आर्थिक शक्तियां हैं वो भी। क्या इफेक्ट नहीं करता है, वो हो जाता है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि जो बाह्य शक्तियां यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं,
टेक्नोलॉजी जो है उसकी इंटरनल फोर्स है, इंटरनल है उसकी कि वो किस तरह से अपने व्यवसाय को हैंडल करना चाहता है, किस कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता है, वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ना कि एक्सटर्नल से। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन से एक्सटर्नल पावर नहीं है जो उसे प्रोवाइड करता है, जो प्रतिस्पर्धा है उसका भी कंट्रोल नहीं उसका, वो एक्सटर्नल है। जो आर्थिक दबाव है, इकोनॉमिक में जो चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बदल रही है, उस पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। जो आर्थिक सामाजिक शक्तियां हैं उस पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल लेकिन टेक्नोलॉजी पर रहता है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को नई से नई टेक्नोलॉजी ला करके उसमें डेवलपमेंट कर सकता है, उसको उसका कंट्रोल रहेगा। तो ये जो होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय योजना तैयार की जानी चाहिए। द बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक बिजनेस प्लान बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाना चाहिए या उसे कौन बनाएगा? उद्यमी, कंसल्टेंट, इंजीनियर्स, लघु व्यवसाय प्रशासन सेवाएं। तो किसका काम है? जो एंटरप्रेन्योर है, जब वो एक नया इन्वेंशन लेकर आ रहा है, कुछ नया सोच रहा है, तो वही अच्छे ढंग से प्लान भी तो कर पाएगा कि किस तरह से हमें बिजनेस को चलाना है, या कब क्या कौन सी चीजें हमें करनी है, कैसे एक प्रोसेस में काम होगा। तो वो सब किसका काम हो जाता है? एंटरप्रेन्योर का, यानी कि उद्यमी का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया उद्यम शुरू होने पर होने वाली गतिविधि कहलाती है। द एक्टिविटी विच अकर्स व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्टेड आर कॉल्ड बिजनेस स्किल, मोटिवेशन, डिपार्चर एंड गोल ओरिएंटेशन। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जब नया कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो पहली गतिविधि होती है वो क्या कहलाती है? वो हो जाती है डिपार्चर पॉइंट, यानी प्रस्थान का बिंदु। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटेंट एक निश्चित समय के लिए इस धारणा के कारण प्रदान किया जाता है कि a patent is granted for a specified amount of time because of the assumption that during this time firm will cover its development cost, that firm will earn a sufficient profit during the period to limit the monopoly of the firm, that it will stimulate ideas and development of a better product। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक पेटेंट एक निश्चित समय, यानी कि पेटेंट जो होता है कि जब हम कुछ नया जो है बना रहे होते हैं तो वहां पर उस चीज को अपना पेटेंट करवा लेते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइमिंग के लिए, जिससे कि वो उतने वक्त तक, उतने टाइमिंग तक सिर्फ हमारे ही यूज में आ सकती है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है। वो हो जाता है पेटेंट करना। तो क्यों कराया जाता है, या पेटेंट जो दिया जाता है वो किस अवधारणा से, किस सोच से दिया जाता है? कि कंपनी अपनी विकास लागत वहन करेगी, कि इस अवधि में अपन पर्याप्त लाभ अर्जित करेगी, फर्म के एक अधिकार को सीमित करना, कि वो एक बेहतर उत्पाद के विचार और विकास को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए दिया जाता है कि वो जो भी अपना नया आइडियाज ला रही है या जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है उसका डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा कर सकेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैकल्पिक रूप से कारपोरेट वेंचरिंग कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कारपोरेट वेंचरिंग? एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship, act of starting a new venture, offering new products by an existing company। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो कारपोरेट वेंचरिंग होती है तो उसको और क्या कहा जा सकता है, या अल्टरनेट में उसकी हम किस को यूज कर सकते हैं? तो वो हो जाती है एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसको कारपोरेट वेंचरिंग भी कहा जा सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार नया उद्यम स्थापित करने में सहायता कर सकती है। गवर्नमेंट can help in forming a new venture by providing finance, technology, infrastructure, funds। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी नया उद्यम को, किसी नए जो है उसको वेंचर को लगाने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है? कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत फैसिलिटीज हैं, वो दे करके कर सकती है। बेसिक क्या हो जाएंगी, जैसे कि अच्छे यातायात, यानी ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा देना, कम्युनिकेशन के अच्छे साधन देना, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था अगर है, तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से अवेलेबल हो पा रही हैं तो कोई भी जो नया उद्यम, कोई कहीं पर भी कोई भी जो नई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कुछ भी बनाई जा रही है, कोई नया प्लांट लगाया जा रहा है, तो उसको बढ़ाने में, उसको जो है डेवलप करने में काफी हेल्प में हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो होगी अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सके वो जहाँ पर किए तो वहां पर काफी हेल्पफुल हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक ने छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों की तरह कार्य करने की अनुमति दी है? Which of the following factors has allowed small companies to act like they are big ones? Customers, competition, economic development, technology। क्वेश्चन कह रहा है कि जो छोटी कंपनीज हैं आज के टाइम में वो
कैसे अपने आप कम छोटी जगह पर रह करके कम अपना जो है इन्वेस्टमेंट करके आज भी एक बड़ा बिजनेस अपना डेवलप कर पा रही हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है। तो आज के टाइम में जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ई कॉमर्स इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि छोटी छोटी कंपनीज में जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं वो भी आज अपने आप को एक बड़ा बिजनेस दे पा रहे हैं, एक कम लागत में कम कॉस्ट में एक बड़ा अपने आप को बड़ी इंडस्ट्री बना पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जोमेटो पे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कैफेज जो हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट है, वो भी आपको जोमेटो पे आज अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है बड़ी से बड़े जो होटल्स हैं, बड़े से बड़े जो रेस्टोरेंट हैं उनके साथ इजिली कम्पीट कर पाने का। तो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? टेक्नोलॉजी तो है, जो नई प्रौद्योगिकी आई है, नए ऐप आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज ही तो है जो उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। जैसे कि मीशो है, मीशो पर आप देख रहे होंगे तो घरेलू औरतें हैं जो घर में काम करती हैं वो भी अपने आप को मीशो पर ला करके उतना बिजनेस आसानी से कर पा रही हैं। जो छोटे छोटे बुटीक्स होते हैं तो वो सब पॉसिबल हो पाया है। जो होममेड प्रोडक्ट हैं बहुत से ऐसे, जैसे अचार है, पापड़ है, इन सारी चीज़ों की वो भी आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कि आसानी से आज सेल करे जा सकते हैं। वो सब कैसे पॉसिबल हो पाए? इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के उद्यमी होने को प्रभावित नहीं करता है? Which of the following factors doesn't affect a person for being an entrepreneur? मोटिवेशन, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि जो उद्यमी है उसको प्रभावित नहीं करता है? तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये मैटर नहीं करता। आज के टाइम में देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जिसके घर में बिजनेस हो रहा है वही बिजनेस में आगे जा पाएगा। कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया हो, जो एक नया आइडिया हो और वो रिस्क उठा सकता हो, रिस्क बेयर करने की हिम्मत रखता हो, वो व्यक्ति आज के टाइम में अपने आप को काफी अच्छा बना सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लोग यूट्यूब पे देखते ही हैं कितने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जिन्होंने नया स्टार्ट किया, अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया है और आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल्स आपको खुद ही पता है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो कभी भी इफेक्ट नहीं करता उद्यमशीलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता प्रक्रिया का चौथा चरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस? डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज, इनिशिएटिंग न्यू रूल्स, डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ग्रोइंग द एंटरप्रेन्योरियल फर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चौथा चरण है यानी कि जो फोर्थ स्टेप है इसमें वो कौन सा होगा? तो वो हो जाता है कि फर्म का विकास करना, यानी कि ग्रोइंग द एंटरप्रेन्योरियल फर्म। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ और परीक्षण के माध्यम से एक नया विचार विकसित करना कहलाता है। डेवलपिंग अ न्यू आइडिया थ्रू इंक्वायरी एंड टेस्टिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, ह्यूरिस्टिक्स, साइंटिफिक मेथड, वैल्यू एनालिसिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम एक नया आइडिया को पूरे इंक्वायरी करने के बाद, उसको पूरा टेस्ट करने के बाद कि वो कितना मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ों को कर लेने के बाद हम जब उस चीज़ को लाते हैं तो वो आइडिया या वो पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? किसी भी नए आइडिया को विकसित करने, डेवलप करने के बाद हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, पूरा अच्छे से जो है देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में, उसकी क्या पोजीशन रहेगी, इन सारे एनालिसिस करते हैं तो वो सब हमारा क्या कहलाता है या वो प्रोसेस क्या होती है? अनुसंधान, खोज, वैज्ञानिक विधि या फिर मूल्य विश्लेषण। तो ये हो जाती है हमारी साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, क्योंकि हम हर पहलू पर, हर पॉइंट्स पर ध्यान रख रहे हैं, सारी इन्वेंशन, सारी चीज़ों का परीक्षण कर रहे हैं। जहाँ भी टेस्टिंग की बात आ जाए तो वहाँ आपका सीधा सीधा वो साइंटिफिक मेथड ही हो जाता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा कानून डैश की रक्षा कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कैन प्रोटेक्ट डैश, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ऑल ऑफ द अबव। जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं इसमें इन तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है, ट्रेडमार्क को भी, कॉपीराइट को भी, पेटेंट को भी, तीनों को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो आपका ब्रांड होता है, जब आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है। जैसे कि कोई एक चिन्ह होता है, जैसे कि बाटा की बात करें हम तो बाटा खुद ही कंपनी भी नाम उसका बाटा ही है, लेकिन उसका जो ट्रेडमार्क है जो स्पेशली लिखा होता है ना बाटा जिस तरीके से, वही उसका जो है ट्रेडमार्क भी है, वही उसका ब्रांड भी है। और भी इसी तरह की बहुत से कंपनीज हैं, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं सबके अपने एक स्पेशली जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं जो उसके ट्रेडमार्क कहलाते हैं।
नेक्स्ट जो कॉपीराइट दे रखा है प्रतिलिपि अधिकार, जिसे हिंदी में बोला जाता है कि जैसे कि कोई नई नॉवेल लिख रहा होता है, कोई नई बुक लिख रहा होता है तो उसको अपनी कॉपीराइट कराता है कि कोई दूसरा उस नाम से उस चीज को ना बेच पाए या अपने नाम से ना ला पाए। पेटेंट कराना तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए उद्यम की व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि अ न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डैश it helps to persuade others to commit funding to the venture, can help demonstrate the viability of the venture, provides a guide for business activities by defining objects, all of the above। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक नए वेंचर के लिए जो हम बिजनेस प्लान बना रहे होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। किसी भी चीज़ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है कि आपने जिस तरह से प्लानिंग की होगी उसी के बेस पर धीरे धीरे आगे जाकर के चीज़ें आपकी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है कि ये दूसरों के उद्यम के लिए धन जुटाने की प्रेरित करने में सहायता करता है, उद्यम की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में सहायता करता है, उद्देश्यों को परिभाषित करके व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कि मोटिवेट भी करता है कि कैसे आप अपने जो भी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको मनी की कैपिटल की जरूरत तो होगी, उसे किस तरह से आप एकत्रित करें, कैसे उसको जो है जुटाएं, और साथ ही एक मार्गदर्शन भी देता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है कि क्या आपको किस तरह से करना है, एक गाइड की तरह आपके काम करता है। तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीईपी पाठ्यक्रम सामग्री में डैश शामिल है। ईडीपी कोर्स कंटेन्स डैश जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशन ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन जो कह रहे हैं ईडीपी होता है, तो ईडीपी हो जाता है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जिसे कहा जाता है। इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, तो वहां पर उनको एक सामान्य परिचय भी आएगा, उनको मोटिवेट करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उनकी किस तरह से वो और अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर सके, अपने बिजनेस का उसको चला सके, बढ़ा सके, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसकी स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।